नमस्कार विद्यार्थी, हम पढ़ रहे थे वाइमर गणराज्य के जन्म के लेसन के अंतर्गत कि मंदी के साल मतलब एक ऐसा समय आया था जो चौंक एक मंदी उभर के सामने आ रही थी और इसकी बेतासा जो सामना करना पड़ा था वो जर्मन राष्ट्र को करना पड़ा था। एक तो क्योंकि उसने युद्ध के अंदर अथाह संपत्ति यानी कर्जा लेके उसने युद्ध किया था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बहुत कर्जा लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उसने कर्जा लेके युद्ध लड़ा था और उसको कई क्षति का सामना करना पड़ा था। और उसी समय क्या है कि एक साल आता मंदी का साल, और मंदी के साल के अंदर उसे काफी कुछ हद तक उसे परेशान होना पड़ा। देखो सन 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही है। 24 से 28, 1924 से 1928 तक कहाँ स्थिरता रही थी? जर्मन में स्थिरता, मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी जर्मनी के अंदर, मतलब किसी प्रकार की वहां कोई परेशानी जैसा माहौल उत्पन्न नहीं हो रहा था। अब जर्मन निवेश औद्योगिकरण गतिविधियों में मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जर्मन निवेश और औद्योगिकरण गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालीन कर्जों पर आश्रित था। मतलब जर्मन निवेश औद्योगिकरण मतलब जर्मन निवेश और औद्योगिकीकरण, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार, औद्योगिकरण गतिविधियों में सुधार। जर्मन निवेश औद्योगिकरण गतिविधियों में जो सुधार है यह है अमेरिका, इससे अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया क्या था? अल्पकालिक कर्ज। मतलब जर्मन निवेश औद्योगिकरण गतिविधियों में सुधार ये अमेरिका से लिया गया अल्पकालीन कर्ज की वजह से वहां पे ऐसा सुधार देखने को मिल रहा था। और 1929 में 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, मतलब शेयर बाजार, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार के अंतर्गत ये बात बताई गई थी कि ये उस समय क्या हो गया? धराशायी, मतलब ये गिर गया, मतलब इसकी वैल्यू कम होती हुई जा रही, शेयर मार्केट गिरता हुआ जा रहा था और जर्मनी को मतलब उस समय धराशायी हो गया और जर्मनी को मिल रही ये मदद भी रातों रात बंद हो गई। इससे अमेरिका द्वारा जर्मनी को मिलने वाली सहायता बंद हो गई। 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी, ठीक है। वो इससे मतलब अमेरिका के द्वारा किसको सहायता दी जा रही थी? जर्मनी को जो सहायता दी जा रही थी वो सहायता धीरे धीरे बंद हो जाती है। रातों रात ही वो सहायता क्या हो गई? बंद हो गई। इसकी वजह से क्योंकि जो शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ था, शेयर मार्केट के अंदर शेयरों की कीमत क्या होने लग जाती है? गिरने लग जाती है और लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। लोग अपने शेयर बेचने लगे, मतलब लोग क्या करने लगे? अपने शेयर को
बेचने लगे। और शेयर बेचने की वजह से, मतलब शेयर वो नहीं जंगल में रहने वाले, शेयर एक क्या है, ये मुद्रा पत्र होता है, ठीक है। तो ये जो मुद्रा पत्र उसकी कीमत क्या होती जा रही थी, कम होती हुई जा रही थी। तो धड़ाधड़ शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.13 करोड़ शेयर बेच दिए गए। मतलब 24 अक्टूबर 1.3 करोड़ एक दिन शेयर बेचे गए। मतलब इतना अंतराल रहता है। मतलब 24 अक्टूबर को केवल एक दिन के अंदर ही 1.3 करोड़ एक दिन में शेयर बेच दिए गए थे। क्योंकि लोगों को यह आशंका थी कि अब क्या होती जा रही, शेयर मार्केट धमाधम गिर रहा था, इसकी वैल्यू कम हो रही थी, शेयरों की कीमत कम होती जा रही थी। इस वजह से लोगों के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है। और 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों, मतलब इसमें बताया गया अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। 1929 से 32 तक 3 वर्ष तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई। मतलब अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। 3 सालों तक इतना उसको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। और इसका क्या असर हो गया कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था। फैक्ट्रियां यानी उत्पादन बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद, ठीक है, फैक्ट्रियां बंद हो गया और निर्यात गिर गया। मतलब निर्यात में क्या होता जा रहा था, गिरता हुआ जा रहा था, फैक्ट्रियां भी बंद हो गई थी। और ऐसी स्थितियां हो रही थी या निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब, सट्टेबाज बाजारों से पैसा खींचते जा रहे थे। किसानों की हालत खराब, सट्टेबाज बाजारों से पैसा खींच रहे थे। मतलब फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो गई थी और सट्टेबाज बाजारों से पैसा खींचते हुए जा रहे थे। ऐसी स्थितियां हो गई थी उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई। इस मंदी का असर पूरी दुनिया पे देखने को मिल रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी का असर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी का असर क्या हो रहा था, इस मंदी का असर संपूर्ण विश्व को देखना पड़ रहा था। मतलब क्यों देखना पड़ रहा था, अमेरिका के अंदर ये अर्थव्यवस्था खराब हुई लेकिन संपूर्ण विश्व में इसका असर देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका ने अधिकांश राष्ट्रों को क्या दे रखा था, कर्जा दे रखा था। अब जब उसने कर्जा दे रखा है, जब उसके घर के अंदर ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहां बेरोजगारी का आलम हो जाता है, पैसों की कमी होने लग जाती, तो वो कर्जा जिनसे दिया था उनसे वो कर्जा उगाने लग जाता है, लाओ भाई पैसा दो, मेरा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से अब उसके द्वारा पैसा खींचा जा रहा था, तो अन्य राष्ट्रों के अंदर भी ये मंदी का असर दिखाई दिया जाने लगा। अमेरिका के अंदर भी
अमेरिका के अलावा अन्य राष्ट्रों में भी यही स्थिति उत्पन्न होने लग जाती। और मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव वहां पड़ा जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जर्मन ने सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका से ले रखा था। जर्मनी का साथ अमेरिका के द्वारा लिया गया था, क्योंकि उसके साथ में कल हम पढ़ रहे थे कि वापस नई नई नीतियां इसके साथ में लागू की जा रही थी। इसके साथ में लागू की जा रही थी, जर्मनी के साथ में ये नीतियां लागू की जा रही थी। मतलब दोबारा से शर्तें वापस लागू की गई थी वहां पे अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम था वहां पे जो नई वापस व्यवस्था लागू की गई थी उसका नाम क्या था कि वहां यानी डॉक्स योजना बनाई गई थी। कौन सी योजना बनाई गई? हम पढ़ रहे थे डॉक्स योजना, जिसमें जो संधि की जो शर्तें वापस पुनः स्थापित की गई थी। तो इस वजह से अमेरिका ने इस वक्त क्या की थी? जर्मनी की सहायता की थी। ठीक है, अब मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, मतलब 1929 के मुकाबले कल 40% रह गया था, मतलब वहां धीरे धीरे उत्पादन कम होता जा रहा था और मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, वेतन का स्तर क्या हो रहा था? कम हो रहा, यानी वेतन का स्तर भी इनका क्या हो गया था? कम होता हुआ जा रहा। तो ऐसी स्थितियां कहां उत्पन्न हो गई थी? जर्मनी के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती थी, लगने लगी थी। ठीक है, और दूसरी चीज, बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। बेरोजगार 60 लाख, बेरोजगार कितने हो गए थे? 60 लाख तो बेरोजगार व्यक्ति थे जर्मनी के अंदर। इतनी संख्या उनकी बढ़ गई थी और कोई भी काम करने को तैयार नहीं, मतलब सभी ऐसी तख्तियां ले लेके घूम रहे थे, हाथों में ऐसी तख्तियां थी कि मैं कोई सा भी कार्य करने के लिए तत्पर हूं, कोई सा भी कार्य क्या है कि मैं कर सकता हूं। ऐसी स्थितियां वहां पे जर्मनी के अंदर उत्पन्न हो रही थी और नुक्कड़ों पर झुंड के झुंड यानी बेरोजगारों के झुंड नजर आने लगे और बेरोजगार नौजवान ताश खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। ताश खेलने से तात्पर्य क्या है? क्योंकि उनके पास में कोई काम धंधा नहीं था तो वो टाइम पास करने के लिए ताश वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे और लंबी कतारों के अंदर लोग खड़े हुए थे रोजगार की तलाश के अंदर। और युवा वर्ग है वो आपराधिक गतिविधियों में भी संलग्न होने लग जाता है। युवा वर्ग वहां आपराधिक यानी चोरी, डकैती, हत्याएं, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लग गया था। बेरोजगारी के हाल में युवा वर्ग और भी ज्यादा क्या कर रहा था? इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो इससे क्या कि आर्थिक संकट ने लोगों में क्या कर दिया कि आर्थिक संकट ने लोगों में क्या उत्पन्न कर दी? बेचैनी उत्पन्न की। मतलब आर्थिक संकट से लोगों के अंदर बेचैनी उत्पन्न होने लगी, डर पैदा कर दिया, डर पैदा हो गया। अब कैसा डर पैदा हो गया था उस समय? कैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी? देखो इस तरह से कि मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, यानी मुद्रा का अवमूल्यन होने लग जाता। ऐसी घटनाएं वहां पे घटित हो रही थी और खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी
पेंशनधारियों की बचत भी सिक्योर हुई जा रही थी। वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी जो व्यक्ति थे उनकी बचत, अब उनके पास में बचत नहीं रह रही थी, बचत नाम मात्र की उनके पास में रह रही थी, क्योंकि इतनी महंगाई इस कदर यानी लोगों के पास में इतनी बेरोजगारी का आलम उस समय बन गया था और कारोबार ठप हो गए। कारोबार क्यों हो गए? कारोबार क्या हो गए? ठप होने लगे, यानी कारोबार ठप हो गए और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। खुदरा व्यापारियों की हालत खराब हो रही थी, मतलब खुदरा व्यापारियों की हालत क्या हो रही थी? खराब होती भी जा रही थी। ठीक है, ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न हो रही थी कि खुदरा व्यापारियों की भी हालत खराब होने लगी थी। ठीक है, और सभी को सर्वहारा करण, मतलब सभी को सर्वहारा करण का भय सता रहा था। भय, डर सता रहा था, मतलब खुदरा व्यापारियों की हालत खराब हो रही थी और सभी को सर्वहाराकरण का डर सता रहा था, भय उनको लग रहा था कि सर्वहाराकरण से तात्पर्य है कि गरीब होते होते क्या है कि मजदूर वर्ग की श्रेणी में, यानी एक अच्छी खासी रेपुटेड जो स्थिति है उस स्थिति से किस ओर कि गरीब होते होते एक मजदूर की श्रेणी के अंदर नहीं पहुंच जाए। जो व्यापारी वर्ग है उनको सबसे बड़ा डर था कि आज सेठ है लेकिन कल के हम नौकर बन के नहीं रह जाएं। तो ऐसी स्थितियां उस समय उत्पन्न हो रही थी और इसी स्थितियों के साथ में था कि अगर यही डरा रहा तो एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे और इस तरह से यही अगर स्थिति रही तो एक दिन वो क्या बन जाएंगे? मजदूर बन सकते हैं। और सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, सिर्फ हिम्मत संगठित मजदूरों में ही थी, मतलब सिर्फ हिम्मत संगठित मजदूरों में ही थी जो जिनकी हिम्मत नहीं टूट रही थी। बाकी सब अपनी हिम्मत सभी की हिम्मत क्या होती जा रही थी? टूटती हुई जा रही थी और इस कदर हिम्मत टूट गई थी कि बेरोजगारी की बढ़ती फौज, यानी बेरोजगारी की बढ़ती हुई फौज मोल भाव क्षमताओं को भी चोट पहुंचा रही थी, यानी मोल भाव भी नहीं किया जा रहा था। ठीक है, 100 रुपए देगा तो 100 रुपए के अंदर भी वो काम करने के लिए तत्पर थे। तो ऐसा माहौल उस समय उत्पन्न हो गया था और कीमतों में बेहिसाब गिरावट युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। युवाओं को भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था, मतलब युवाओं को जो अपना भविष्य वो कैसे नजर आ रहा था? किस तरीके का? अंधकार में नजर आ रहा था, यानी उनके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लग गई। ठीक है, युवाओं की हालत खराब होती जा रही थी और बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा था। राजनीतिक स्तर पर वायमर गणराज्य नाजुक दौर से गुजर रहा था और उसी समय क्या है कि राजनीतिक स्तर से वाइमर गणराज्य कमजोर दिखाई दे रहा था, मतलब वाइमर गणराज्य सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा था? शासन संचालन नहीं कर पा रहा था, शासन संचालन उसके हाथों में सही तरीके से नहीं था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी क्या हो रहा था? अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। मतलब वाइमर गणराज्य का
गणराज्य का संविधान कमजोर साबित हो रहा था, जिससे क्या है कि वाइमर गणराज्य का संविधान कमजोर साबित हो रहा था, तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मतलब वहां कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वाइमर गणराज्य का जो संविधान है वो कमजोर साबित हो रहा था और इसी कमजोरी का वहां क्या फायदा उठ सकता था, मतलब तानाशाही शासन हावी हो सकता था, मतलब तानाशाही शासन की स्थापना होने वाली हो, ऐसी स्थितियां वहां पे हो रही थी, ऐसा शिकार होने की स्थितियां हो रही थी। लेकिन अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि अनुच्छेद 48 का भरमच के, मतलब अनुच्छेद 48 का सबसे ज्यादा वहां प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 48 की वजह से राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, मतलब आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। नागरिक अधिकार लागू करने, आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने, मतलब नागरिक अधिकार को क्या करने, रद्द करने और आपातकाल लागू करने, ठीक है, और आपातकाल लागू करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार, अध्यादेश के द्वारा शासन चलाने का अधिकार, क्या था, अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाने का अधिकार मिला और इसी का ही प्रयोग सबसे ज्यादा वहां पे किया जा रहा था। किसका, अनुच्छेद 48, और अनुच्छेद 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से जमकर इस्तेमाल किया जा रहा था। और वहां 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा, यानी वाइमर गणराज्य 20 मंत्रिमंडल के लोगों को ही दे दिया गया था और 239 दिन से ज्यादा नहीं रही, मतलब औसत अवधि क्या रही थी उनकी, 239 दिनों से ज्यादा समय उनके पास में नहीं था। सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया था, मतलब ऐसी स्थितियां अनुच्छेद 48 में लागू कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो स्थितियां जस की तस बनी हुई थी उनमें किसी प्रकार, ठीक है, और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा था, मतलब लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास क्या होने लग गया था, समाप्त होने लगा था, ठीक है। और समाप्ति की वजह से मतलब उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी, मतलब फिर भी वहां समाधान का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। तो इस तरीके से मंदी के साल इस तरीके से वहां गुजर रहे थे और मंदी के सालों का जो दौर है इसके बारे में हमने अध्ययन किया, वाइमर गणराज्य से चुनौतियां थी और इस तरीके से वहां पे इस तरीके से उसमें सुधार वगैरह, शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए ऐसे कार्य किए गए। अब इसका नेक्स्ट बिंदु हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।